तो अगर जमीनी हकीकत पर चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि जमीनी हकीकत पर चुनाव हो। अपर बनारस लोकसभा में जो भी विकास अगर देखा जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में है। यहाँ के जो 8 विधायक हैं उनके खाते में विकास कहीं दर्ज नहीं है। बात करें तो चाहे कोई भी सरकार आए, बनारस भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा का गढ़ रहेगा। और जहां तक प्रत्याशी बदलने की बात रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा ने प्रत्याशी बदला। अभी आप देख लीजिए रोहनिया के पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र नाथ ओढ़े, तो कहीं न कहीं विकास तो हो रहे हैं। अब इनको जोड़ा जाता है दिल्ली के मुद्दों से, इनको जोड़ा जाता है लखनऊ के मुद्दों से। खास तौर से अगर बनारस की बात करें तो चाहे कोई भी सरकार आए, बनारस भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा का गढ़ रहेगा। सपा किसी यादव और किसी मुसलमान को टिकट नहीं देने जा रही है। खास तौर पे एक वर्ग विशेष जो भारतीय जनता पार्टी में है, उन पदाधिकारियों के गले के नीचे ये नए पदाधिकारी कतई नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में बहुत अंदरूनी कलह है। भूल करेगी कि वर्तमान विधायकों को यदि टिकट दोबारा दे देती है तो निश्चित रूप से भाजपा यहां से गच्चा खा जाएगी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है यूपी तक के खास कार्यक्रम मूड क्या है। 2027 विधानसभा चुनाव में चंद महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में वाराणसी की बात करें तो कुल यहां 8 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो एक उनके सहयोगी दल के खाते में थी। तो वहीं उसके भी पहले अगर बात करें वर्ष 2017 की तो भी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 2 सहयोगी दलों के खाते में थी। यानी कि पिछले 2 बार से क्लीन स्वीप की स्थिति बनारस में देखी जा रही है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव किस तरह के नतीजों को लेकर आ सकता है, उम्मीदवारों की क्या स्थिति है, किस तरह के दावे हैं, क्या समीकरण होने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के तमाम वे पत्रकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जिनसे हम सीधी चर्चा करेंगे और जानेंगे इस बार का क्या मूड है, बनारस का क्या मूड है। नाम अशोक सिंह नाम है मेरा। बनारस के मूड का जहाँ तक संबंध है तो बनारस में जो विकास कार्य हुआ है वो अपने आप में जो है पर्याप्त है। जो वर्तमान में यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं उनमें जो जनता से जुड़े हुए हैं उनकी छवि थोड़ी ठीक है। जो जनता से नहीं जुड़े हुए हैं उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं है। उनके बदलाव का मूड लोगों के पास है, क्योंकि आजकल ज़माना ये है ना कि आप जनता से मिलते जुलते रहिए, उसका हालचाल लेते रहिए तो वो उसमें बहुत खुश रहता है। उसके सुख दुख में आप उपस्थित रहिए। तो 2-3 विधायक ऐसे हैं जो इस मामले में बहुत ही जो है एग्रेसिव हैं और वो इसका लाभ उनको मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें अखिलेश ने जिस तरह से प्रत्याशी दिए थे, अगर उसको इस बार भी बरकरार रखा तो भाजपा के लिए चुनौती जो है वो कठिन होगी। जैसे आपको एक अंदर की बात बताएं, जो सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के नेता हैं, वो कहते हैं कि बनारस की जो 8 सीटें हैं यहाँ से किसी भी यादव और किसी भी मुसलमान को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। जबकि जैसे हम लोग जहाँ खड़े हैं ये शहर उत्तरी है, सपा कहती है जो है वो, और अखिलेश का ये प्लान है। अब जैसे शहर उत्तरी है ये काफ़ी हद तक जो है वो मुस्लिम बाहुल्य है। शहर दक्षिणी है, काफ़ी हद तक मुस्लिम बाहुल्य है। शिवपुर जो सीट है उस पर काफ़ी यादवों का जो है हमेशा कि दबदबा रहा है, उनकी मांग रही है कि ये सीट हमको दी जाए। लेकिन ये सीटें न तो जो है अभी तक की जो अंदर की बात है वो ये है कि सपा किसी यादव और किसी मुसलमान को टिकट नहीं देने जा रही है। और ये प्रयोग जो उनका सफल रहा था लोकसभा में, इस बार भी प्रभावित करेगा।
इस बार भी प्रभावित करेगा। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लंबे समय से आपने तमाम टीवी चैनल और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लगातार कवर करते चले आ रहे हैं। बनारस की बात करें तो बनारस का मूड क्या कह रहा है? 8 विधानसभा सीटें हैं और पिछले एक दशक से क्लीन स्वीप होता चला जा रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन कौन से फैक्टर इस बार काम करने वाले हैं, क्या समीकरण बैठने वाला है? और दावों की बात करें, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि यादव और मुस्लिम को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी जिस तरह से कहा जा रहा है कि हटाकर टिकटों का बंटवारा करेगी। देखिए, शेर जमाली का एक शेर है कि तुम आसमां के बुलंदी से जल लौटाना, हमें ज़मी के मसाइल पर बात करनी है। तो अगर ज़मीनी हकीकत पर चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि ज़मीनी हकीकत पर चुनाव हो, ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव हो, रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर चुनाव हो। लिहाजा 17 और 22 की तरह नैरेटिव सेट किए जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसका एहसास, इसका आभास होने भी लगा है ना। जिस तरीके से सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर जो लोग हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, जिस तरीके से उनका बयान देखिए, है ना, जिम्मेदार मंत्रियों के बयान देखिए, जिस तरीके से 7-8 महीने पहले ही एक महापुरुष की जयंती मनानी शुरू की गई, तो पूरी कोशिश ये हो रही है कि ज़मीनी हकीकत पर बात न हो। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, उनकी कामयाबी इस बात में अंतर्निहित है कि वो ज़मीनी हकीकत को कितना उभार सकते हैं। जैसा अशोक जी ने बताया कि MY इक्वेशन पर समाजवादी पार्टी को हमेशा से उसकी आलोचना होती रही है और इस बार समाजवादी पार्टी बचना चाहेगी। और जो पहली सीट अयोध्या से उन्होंने डिक्लेयर की, वो पवन पांडे जी उन्होंने एक कैंडिडेट के रूप में उन्होंने घोषित किया, तो संदेश देने की उनकी भी कोशिश हो रही है कि भाई हम अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटकर अब कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ढ्यादा दूसरे समाज और समुदाय के लोगों को उसमें भागीदार बनाएं, जो ऑलरेडी असंतुष्ट हैं, जो पिछले 2-2.5-3 साल से ब्राह्मण नाराज हैं, ये जो एक नैरेटिव चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए पटेल वोटर्स को लेकर लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो ये बात सामने आया एनालिसिस में, पटेल नाराज हैं। उसके बाद आप देखिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, आप देखिए पटेल समाज से उनको बनाना पड़ा। तो एक तो कास्ट इक्वेशन में कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो ट्रेडिशनल ना हो, MY से अलग हो। दूसरा, रोजी रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष अब एग्रेसिव है। कुछ घंटों का समय है इलाहाबाद में जब राहुल गांधी छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे। देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि उनको ये कार्यक्रम करने दिया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि सरकार इस मूड में दिखाई नहीं दे रही है और इसका क्या असर होता है। तो छात्रों का जो असंतोष है उसको उभारने की कोशिश होगी। दूसरा, रोजी रोजगार से रिलेटेड जितने भी और भी मुद्दे हो सकते हैं उनको उछाला जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों का, CHC PHC का क्या हाल है, किसी से छिपा नहीं है, इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, विपक्ष बनाएगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई ही यही है कि कौन किस नैरेटिव को सेट करने में कितना कामयाब रहता है। 17 में जब बीजेपी समाजवादी पार्टी से सत्ता छीनी थी तो आपको याद होगा कि शमशान और कब्रिस्तान का मामला कितना तूल पकड़ा था। 22 में भी आपने देखा कि सांप्रदायिक मसले किस कदर उछले। तो क्या जमीनी हकीकत से इतर बीजेपी कोई नैरेटिव सेट करने में सफल रहती है? 27 का चुनाव बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। 27 का चुनाव क्या वास्तव में जमीनी हकीकत पे लड़ा जाएगा या जो नैरेटिव सत्तारूढ़ पार्टी सेट करेगी उस पर वो कामयाब होती नजर आएगी? हमारे साथ बात करने के लिए हरेंद्र जी हैं। हरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि इस बार का मुकाबला, क्योंकि कहा यह भी जाता है जो बनारस की जनता है वो यहाँ पर आके सारे इक्वेशन, सारे नैरेटिव फेल हो जाते हैं। और देखिए, कहा गया है कि हम जहाँ जख्मी हुए वो दुश्मनों का घर न था, उसने खंजर मुझको मारा जिससे कोई डर न था। तो देखिए, इस लोकसभा के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये माना जा रहा है कि जो भी विकास बनारस में, प्रॉपर बनारस लोकसभा में जो भी विकास अगर देखा जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में है। यहाँ के जो 8 विधायक हैं उनके खाते में विकास कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ 3 मंत्री हैं, उनके खाते में विकास कहीं दर्ज नहीं है। ऐसे में भी हाल ही में इनका जो संगठन का जो है भारी फेरबदल हुआ है,
तो मैं तो देख रहा हूं कि जो संगठन में जो फेरबदल हुआ है, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, चाहे वो काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, तो जो खास तौर पे एक वर्ग विशेष जो भारतीय जनता पार्टी में है, उन पदाधिकारियों के गले के नीचे ये नए पदाधिकारी कतई नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में बहुत अंदरूनी कला है। और रही बात इनके 8 विधानसभा की, तो कुछ सीटें जो है गठबंधन के तहत है। तो मैं समझता हूं कि यदि भाजपा भूल करेगी कि वर्तमान विधायकों को यदि टिकट दोबारा दे देती है, तो निश्चित रूप से भाजपा यहां से गच्चा खा जाएगी। और ऐसे में यहां पे बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के गठबंधन के तहत बिल्कुल आक्रामक और हमलावर और एक बृहद रणनीति के रूप में काशी को घेरने की योजना वो बना चुकी है। और ऐसे में सबसे बड़ी बातें भी मैं 1 सेकंड समय लूंगा आपका कि देखिए, ये वो शहर है कि जहां 50,500 करोड़ रुपए की सड़क बनाई गई है, लेकिन यहाँ के विधायक और मंत्री बिल्कुल नकारा है कि जो है अपने इंड से इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल माला पहनाने और स्वागत करने में ही इन्होंने 5 साल अपना गुजार दिया है। अक्सर हम बात करते हैं तो बात ये होती है कि विकास की तमाम योजनाओं को गिनाने का या सवाल करने का जब सिलसिला शुरू होता है तो कहा जाता है कि विधायकों से बात होती है, यहाँ तमाम मंत्री भी हैं, तो वो केंद्र की तमाम योजनाओं की तरफ घुमा देते हैं। तो क्या लग रहा है वाकई में जो कुछ हो पाया है या जो उपलब्धि हो पाई है उसमें केंद्र की योजनाओं को गिनाना बंद करना चाहिए, और विधायकों में को लेके बहुत नाराजगी है? देखिए रोशन जी, मेरा नाम अमल श्रीवास्तव है। एक बात आपको बताऊं कि यहाँ जो अभी चर्चाएं चल रही हैं वो वाराणसी को लेकर के है, न कि उत्तर प्रदेश को लेकर के। अगर वाराणसी की बात की जाए तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन बनारस की लगभग आधा सीटें 2014 से पहले ही भाजपा के खाते में है। शहरी क्षेत्रों की अगर बात कर ले तो शहरी क्षेत्रों में भाजपा का शुरू से दबदबा रहा है। यहाँ नगर निगम की अगर बात कर लें तो नगर निगम का पर भाजपा का शुरू से दबदबा रहा है। तो अब ये जो बातें कही जा रही हैं कि सांसद का गिनाया जाए, मंत्री का गिनाया जाए, तो ये तमाम बातें राजनीतिक वो हो सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन भाजपा का गढ़ एक तरीके से कहिए तो भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है बनारस। ये विकास हो रहे हैं, उसमें सोने पे सुहागा हो गए हैं। लगभग 65,000 करोड़ की बातें कही जा रही है कि लगभग 65,000 करोड़ रुपए बनारस के विकास के लिए आया। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं, यही पिंडरा विधानसभा का। यही पिंडरा विधानसभा थे, जब तक बीजेपी से अजय राय चुनाव लड़ते थे, अजय राय लगातार चुनाव जीतते थे, लेकिन जब अजय राय बीजेपी का पाला छोड़ करके दूसरे पार्टी में गए तो क्या स्थिति है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज वहाँ अवधेश राय काबिज हैं, और अवधेश सिंह किस पार्टी से हैं ये भी पता है, भाजपा से काबिज हैं। तो कहीं ना कहीं जो बनारस की अगर हम बात करते हैं तो बनारस में शुरू से ही भाजपा का गढ़ माना जाता है। दूसरा विषय ये कहा जा रहा है कि सरकार के जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं आ रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं। हमारा कहना है अगर सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं दिखाई दे रही हैं तो विश्वनाथ कॉरिडोर कैसे दिखाई दे रहा है, सड़कें कैसे दिखाई दे रही हैं? क्या कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर के ये विरोध जता रहा है कि नहीं विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वो गलत बना है? क्या जो सड़कें दिखाई दे रही हैं वो गलत बना है? क्या ओवर ब्रिजें जो बनारस में बनी हैं वो गलत दिखाई दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं विकास तो हो रहे हैं। अब इनको जोड़ा जाता है दिल्ली के मुद्दों से, इनको जोड़ा जाता है लखनऊ के मुद्दों से। खास तौर से अगर बनारस की बात करें तो चाहे कोई भी सरकार आए, बनारस भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा का गढ़ रहेगा। और जहां तक प्रत्याशी बदलने की बात रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा ने प्रत्याशी बदला। अभी आप देख लीजिए रोहनिया के पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र नाथ ओढ़े, जनता से उनका दूरी बना, भाजपा ने वहां प्रत्याशी बदल दिया। स्वाभाविक सी बात है भाजपा जैसा विजनरी पार्टी जो अभी वर्तमान में दिखाई देता है, ये विपक्ष में विजन नहीं दिखाई दे रहा है। इनका अगर पन्ना प्रमुख की बात कर लें तो पन्ना प्रमुख इनका इतना बड़ा विजन है कि वो ग्राउंड लेवल पे जा करके पब्लिक को टच करने का है। ठीक है, आपका कहना है कि भाजपा ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे बहुत ही ज़्यादा तैयारी के साथ उतरती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरती है, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेके लगातार नाराजगी लोगों में बनी रहती है। हमारे साथ पप्पू जी हैं बात करने के लिए। पप्पू जी क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई इस बात में? जिस तरीके से जो है 2027 की तैयारियां चल रही हैं, लोग इधर उधर से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में शहर उत्तरी की अगर बात करें हम, तो शहर उत्तरी के जो भी लोग गांव घर घर जा करके अपना व्यवस्थाएं देख रहे हैं,
जो भी कमेंट करें, जो भी व्यवस्थाएं बताएं हो उस पर खरा उतरे ये लोग। और जो भी सरकार की तरफ से, जैसे डबल इंजन की सरकार यहाँ बोली जाती है, तो डबल इंजन की सरकार की तरफ से जो भी धनराशि यहाँ आ रही है, जो विकास कार्य में लग रहे हैं, विकास तो हो रहे हैं लेकिन उस पर निगरानी की भी ज़रूरत है। और ख़ास तौर से ये विशेष जो है ध्यान देना चाहिए, जितना भी रुपया पैसा जो भी आ रहा है, जो भी चीज़ें करें एक बार में कर लें, ताकि आम जनता को भी दिक्कत ना हो, हमारे वोटर्स को दिक्कत ना हो, हमारे लोगों को दिक्कत ना हो। कभी पाइपलाइन डालेंगे एक बार तो फिर उसको खूब बंद करके फिर तोड़ेंगे, तोड़ करके फिर जो है वो करेंगे आपका जो है कि सीवर लाइन डालेंगे। तो ये बार बार करने से आम जनता को बहुत दिक्कतें होती हैं। एक बार जो भी विकास कार्य करे, सभी योजनाएं बना के एक बार ही विकास कार्य का योजना बनाए, यही हम कहना चाहते हैं। विकास की योजनाएं बनाए, एक बार में पूरी योजना बन जाए, कोई महायोजना के तहत ही विकास का काम हो। क्या कहेंगे जिस तरह से इस बार 27 का महामुकाबला होने वाला, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा किला है ये, इसको भेदना बहुत मुश्किल है। नाम बताइए। देखिए, मैं अशोक पांडे हूँ। रोशन जी, भाजपा का ये बहुत बड़ा किला है तो सत्य है। 2014 के बाद जो वाराणसी जनपद में परिवर्तन देखने को मिला, ये जन जन से पूछिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कमियां कहाँ हैं हमारी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य गवर्नमेंट है, योजना वाराणसी के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन कमियां यहाँ हैं। जैसे मैं अजगरा विधानसभा का रहने वाला हूँ। हमारे अजगरा विधानसभा से 3 बार से टी राम जी विधायक हो रहे हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो टी राम विधायक जी आज इसी सर्किट हाउस में बैठ करके ग्रामीण क्षेत्रों को अपने बुलाते हैं कि भाई जो कमियां हो ये हो। ग्रामीण क्षेत्र से कौन महिला यहाँ पे आ सकती है या उनको यहाँ क्या, आज के डेट में अजगरा विधानसभा में देख लीजिए तो बहुत ही कमियां हैं। खास करके प्रेजेंट टाइम में जो विधायक हैं उनको लेकर क्या कमियां हैं बताइए। कमियां हैं कि जैसे अभी इसके पहले वाले चुनाव में अजगरा विधानसभा में एक अहरक गांव है जिसमें गांव प्रधान 5 होते हैं, न्याय पंचायत बड़ा गांव है। इन्हीं के टी राम विधायक के लिए हम लोगों ने गांव में इनका एंट्री भी रोक रखा था, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के आने के बाद हम लोगों से मीटिंग हुई, सब कुछ हुई कि नहीं ये काम करेंगे। क्यों रोका था आप लोगों ने? कोई विकास ही नहीं किया। योजनाएं तो आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन विधायक जी द्वारा जमीन स्तर पे नहीं। अब मैं बताऊं, कहा जाता है ये बनारस में रहते भी कम है। हाँ, सर्किट आते हैं तो सर्किट हाउस में। अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जिनके पास नाली का, सड़क का, हैंड पाइप का वो करना है, वो कहाँ इस सर्किट हाउस में आके विधायक को खोजेगी अपने। तो रोशन जी ये है। अब रही भाजपा और उसका सपा का, तो मैं आपको बता दूं आज के डेट में शहर उत्तरी से शमीम अख्तर अभी 1 घंटे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लखनऊ में मुलाकात की है और टिकट की मांग की है। अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको कहा है कि जाइए आप तैयारी करिए। तो यहाँ देखिए इस बार कुछ बदलाव नजर आएगा। अगर एक चीज, भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया, पुनः उन्हीं प्रत्याशियों को उतारा, तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। अशोक जी, ये बार बार बात हो रही है कि रिपीटिशन उन्हीं प्रत्याशियों का बार बार हो रहा है। क्या इनके पास चेहरे नहीं है? क्या इनके पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है? क्या जो अभी जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, मंत्री बन चुके हैं, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है, नए चेहरों को मौका नहीं दे रहे हैं? तो क्या कहेंगे इस पे? लोग बार बार ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाजपा के पास विकल्प नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। भाजपा के पास विकल्प बहुत है। हर विधानसभा में भाजपा के पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो लोग बार बार चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं न कहीं ऊपर से जो है उनकी पहुंच है, और वो जो है जो लोग टिकट फाइनल करते हैं उनसे जो है वो बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो उनको वो बदल करके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी बदलने में उनको जो है ये डर बना हुआ है। ये है, बाकी विकल्प की कमी नहीं है। लेकिन अगर विकल्प नहीं देंगे तो 8 में से कम 4 विधानसभाओं में इनके लिए नुकसान होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमित जी, आपने बात की नैरेटिव और ज़मीनी हकीकत की, लेकिन क्या लग रहा है जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल परेशानियां हैं, भाजपा की सरकार यहाँ है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि समस्याएं खत्म हो गई हैं। पिछले बार ही विधानसभा चुनाव की बात करें तो दक्षिणी बहुत कांटे का मुकाबला हो गया था। कहा जाता है मिनी भारत है दक्षिण विधानसभा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मंदिर है, घाट है, गंगा घाट है,
जो पूरे बनारस की तस्वीर उकेरती है कैनवास पे वो दक्षिणी क्षेत्र से ही होती है, लेकिन बावजूद इसके इतना कड़ा मुकाबला खुद प्रधानमंत्री को रोड शो आके करना पड़ा। तो क्या लग रहा है चुनौतियां और स्थानीय मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? देखिए, बनारस देश का इकलौता ऐसा शहर है जो एक शहर होने के नाते सबसे ज़्यादा जिसको फंड मिला। आप समझिए कि 2014 से 2026 तक बनारस के मंडलायुक्त ने जो बयान दिया कि 50,500 करोड़ रुपए सिर्फ सड़क पर खर्च हुए। इकलौता ऐसा शहर है। बनारस ट्रिपल इंजन की सरकार वाला शहर है। यहाँ नगर निगम में भी बीजेपी सालों से काबिज है। अब सवाल ये है कि जिस शहर में सांसद प्रधानमंत्री हो, जहाँ से जिस जिले के सभी 8 प्रतिनिधि बीजेपी से हों, मेयर बीजेपी के हों, वहाँ अगर 2024 के चुनाव में काशी क्षेत्र की 13 में से 10 सीटें बीजेपी हार जाए, जहाँ 22 में शहर दक्षिणी में लोग कहते हैं कि परिणाम को उलट देना पड़ा सरकारी मशीनरी और तंत्र लगाकर, तो निश्चित रूप से लोकल मुद्दों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप देखिए कि इतना विकास अगर हुआ है, अगर 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि सच भी है, तो चुनाव में उनका जिक्र क्यों नहीं होता है? आप फिर क्यों चुनाव में समाजवादी पार्टी के शासन में इतना करप्शन होता था, इतना क्राइम था? आप दूसरी सरकारों से अपनी तुलना क्यों? आप बताइए ना आपने क्या काम किया। आप मंदिर मस्जिद की लड़ाई, आप हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को सामने क्यों लाते हैं? आपने जब इतना विकास किया है तो आप विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़िए, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज में अच्छी और सच्ची बातें ही सुनना पसंद करेगा। हकीकत ये है कि पिछले 14 सालों में 15 सालों में यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर पार्षदी तक का चुनाव लड़ा जाता रहा है, और इसका नुकसान ये है कि जब तक केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है तब तक तो सब ठीक है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होगा, उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये जो पिरामिड है वो भरभरा कर गिरेगा। और जो सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है कि विकल्प क्या है, वो सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से ही पूछा जाएगा कि फलाने नेता का विकल्प क्या है। तब बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा। बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा अगर हमेशा केंद्रीय नेतृत्व के ही सहारे नैया पार कराने की कोशिश करते रहेंगे। जिसे कहा जा रहा है कि बार बार मुद्दों से भटका के बातें होती हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ होती है और मुद्दे कुछ और होते हैं जिन पे चुनाव लड़े जाते हैं। तो हरिंदर जी, क्या लग रहा है कि इस बार कहाँ मुश्किल होने वाली है? और देखिए, जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो तो मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। मैं आपको छोटा उदाहरण बता दूं कि आपके ठीक बगल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ का सर सुंदर लाल अस्पताल, वो पूर्वांचल ही नहीं, वो नेपाल देश तक का भी इलाज करता है। वहाँ के भी गरीब गुरबा सारे मरीज आते हैं। तो देखिए, जो मैंने इसके पहले जो मैंने कहा कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, कि ये केवल और केवल जो है एयरपोर्ट से लेकर के सर्किट हाउस तक अपने बड़े नेताओं को माल्यार्पण करने में ही 5 साल गुजार दिए। इनकी अपनी कोई सोच नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज सामान्य आदमी अपने बच्चों को की फीस जो है बड़े स्कूलों में देने के लिए सक्षम नहीं है। जान लीजिएगा, वो कहर जाता है, जब किताब खरीदने जाता है तो कहर जाता है। तो खास तौर पे ये पीएम का संसदीय क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यापक पैमाने पे काम यहाँ पे होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं जो है वो कोना बिल्कुल सूना नजर आता है। भाई, बनारस के विकास से चाहे कॉरिडोर हो, फ्लाईओवर हो, चाहे यहाँ के सड़क जो का विकास हो, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसको आम जनता भी, यहाँ तक कि विपक्ष भी उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं भाई, सड़क वगैरह का काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, लेकिन यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो काम होना चाहिए वो स्थानीय स्तर पे वो 0 है। ठीक है, तो बात ये साफ हो गई है कि बनारस में 8 विधानसभा सीटों का चुनाव किन मुद्दों पर होगा। मुद्दे क्या जमीनी हकीकत के होंगे या सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से सेट नैरेटिव पर तय किया जाएगा चुनाव किस तरह लड़ा जाएगा। और तो और ये भी माना जा रहा है कि इस बार जिस तरह से केंद्रीय जो ताकत है, केंद्र
की जो शक्ति है उसके बिना पर हमेशा नैया पार होती चली आ रही है, चाहे वे स्थानीय विधायक हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि। तो क्या इस बार केंद्र की ही बदौलत भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी नैया पार कराएगी, या फिर उनके जो स्थानीय चेहरे हैं वे बीच पड़ते हुए नजर आएंगे? रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।